ये पायल कितनी सुंदर है। मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे मारना है किसी को। बदला बदला बदला। ये आवाज कहाँ से आ रही है? किसे मारना है और क्यों? कैसा बदला? किसी गांव में वृंदा नाम की एक लड़की अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी। वृंदा बहुत मेहनती और भोली भाली लड़की थी। वो हर परिस्थिति में खुश रहती और चिंता से दूर रहती थी। उसकी दादी को उसके भविष्य की चिंता हमेशा बनी रहती थी। वृंदा अपना और दादी का गुजारा करने के लिए मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचा करती थी। वृंदा, ओ वृंदा, कब तक सोती रहेगी बेटा? जल्दी उठ जा, बहुत काम है। अभी तो मिट्टी भी लानी है और खिलौने भी बनाने हैं। अरे दादी, क्यों चिंता करती हो? अभी तक भगवान ने इतना किया है और आगे भी देख लेंगे। तुम तो बस मेरी सुबह की नींद खराब करती रहती हो। अरे बेटा, तू नहीं जानती, सुबह जल्दी जागना सेहत के लिए भी अच्छा होता है। क्या बात करती हो दादी? सारी चिड़िया सुबह सुबह जागकर बस शोर मचाती है। उनकी कौन सी सेहत बन गई है? तुझे तो कुछ भी कहना बेकार ही है। चल, जब तेरा मन हो तब उठ जाना। वैसे तू कह रही थी कि तुझे आज जमींदार के यहाँ जाना था। जमींदार के यहाँ? अरे हाँ दादी, तुमने मुझे पहले ध्यान क्यों नहीं दिलाया? लो, अब कितनी फुर्ती आ गई तुझमें। क्या काम है जमींदार के यहाँ तुझे? अरे उनके लड़के की शादी है, कह रहे थे कि घर में बहुत काम रहेगा। कितना काम करती है तू भी, और एक मैं बुढ़िया बस तेरी मेहनत का खा रही हूँ, तेरे लिए कुछ नहीं करती। अरे दादी, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए वही बहुत है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब उठ जा चल। थोड़ी देर बाद वृंदा जमींदार के घर पहुंच गई और वहां पर जमींदार की पत्नी ने उससे कहा, वृंदा, तूने आने में बड़ी देर कर दी रही। अरे काकी, वो सुबह सुबह मेरी नींद ही नहीं खुलती। हाँ अच्छा ठीक है, अब तू काम सुन। सबसे पहले जंगल से जाकर अच्छी मिट्टी ले आना, घर में लीपना है और मिट्टी का चूल्हा भी बनाना है। ठीक है काकी, समझ गई। अब तू जल्दी से जा और जाकर मिट्टी ले आ, लेकिन अच्छी मिट्टी लाना, इसलिए ही मैंने इस काम के लिए तुझे चुना है। काकी आप चिंता मत करो, मैं अच्छी मिट्टी लेकर आऊंगी। वृंदा उसी वक्त जंगल से मिट्टी लाने के लिए चली जाती है। काकी ने तो ये बताया ही नहीं कि उनके कौन से लड़के की शादी हो रही है। बड़े लड़के की शादी तो हो चुकी थी, लेकिन आज तक उसकी पत्नी नहीं देखी किसी ने। वृंदा इन्हीं ख्यालों में खोई हुई जंगल में आ गई और आसपास अच्छी मिट्टी देखने लगी। ये मिट्टी हर तरफ इतनी सूखी क्यों है? मुझे थोड़ा और खोजना होगा, नहीं तो काकी मुझे दोबारा मिट्टी लाने पहुंचा देंगी। वृंदा मिट्टी लाने के लिए जंगल में यहाँ वहां भटकती है और तभी उसकी नजर एक पेड़ के पास वाली मिट्टी पर पड़ती है। हाँ, ये मिट्टी ठीक है, यहाँ से ले जाती हूँ। वृंदा वहां से मिट्टी खोदकर ले जाती है और जमींदार के घर पहुंचती है। अरे वृंदा, बहुत देर कर दी तूने मिट्टी लाने में, कहाँ रह गई थी? आपके लिए ही तो अच्छी मिट्टी ढूंढ रही थी, इसलिए देर हो गई। अब मैं मिट्टी ले आई हूँ, आंगन लीप देती हूँ। अरे मिट्टी तो मुझे कम जान पड़ती है, तुझे जरूरत पड़े तो और ले आना। ठीक है। अच्छा काकी, ये बताओ तुम्हारे कौन से लड़के की शादी हो रही है? बड़े लड़के की। लेकिन अभी तो कुछ समय पहले उनकी शादी हुई थी ना? अरे अब क्या बताऊं, जिससे उसकी शादी हुई थी वो तो उसे छोड़कर ही चली गई थी, इसलिए अब दूसरी लड़की से शादी करवा रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गई। वृंदा काम करने लगती है और शाम तक काम करने के बाद वृंदा अपने घर जाने के लिए निकलती है। अरे वृंदा, सारी मिट्टी तो आंगन की लिपाई में खत्म हो गई। कल तू और मिट्टी लाकर चूल्हा बना देना, फिर तेरा हिसाब कर दूंगी। वृंदा वहां से चली जाती है और अगली सुबह वो जमींदार के घर जाने से पहले उसी जगह मिट्टी लेने जाती है जहां से पहले लेकर गई थी।
अब तो आज जमींदार की पत्नी मुझे कुछ पैसे दे देंगी, क्योंकि 2 दिन हो गए मैंने अपना काम नहीं किया है। पैसा तो चाहिए मुझे। जल्दी जल्दी यहाँ से मिट्टी निकाल लेती हूँ। वृंदा तेजी से हाथ चलाने लगती है और तभी उसके हाथ में एक पायल आ जाती है। अरे ये क्या है? इतनी चमकती हुई पायल, कहीं ये सोने की तो नहीं है? दादी को दिखाऊंगी, अगर ये सोने की हुई तो बहुत अच्छा रहेगा। वृंदा उस पायल को अपने पास रख लेती है और जमींदार के घर आ जाती है। वो घर के अंदर जाती ही है कि तभी उसे जमींदार और उसकी पत्नी की बातें सुनाई देती है। तुम किसी से भी उसके बारे में जिक्र मत करना, समझी? मेरा मुंह हमेशा ही बंद रहता है, लेकिन तुम ध्यान रखना, बातों बातों में सच ना उगल दो। नहीं नहीं। वृंदा घर के अंदर आ जाती है, तभी वो दोनों चुप हो जाते हैं। अरे आ गई वृंदा, अब चल जल्दी से चूल्हा भी बना दे। वृंदा चूल्हा बनाने में लग जाती है और मन ही मन सोचती है, कुछ तो गड़बड़ है। ये जमींदार और इसकी पत्नी कुछ ना कुछ तो छिपा रहे हैं। शाम तक वृंदा सारा काम खत्म कर लेती है और जमींदार की पत्नी के पास आती है। अरे वृंदा, तूने तो बड़ी जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर लिया। ये ले तेरे हिसाब के पैसे। हाँ काकी, लाओ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि शादी में भी बहुत काम रहेगा। हाँ काकी, आती रहूंगी। वृंदा वहां से चली जाती है और अपने घर लौट आती है। उसे परेशान देखकर दादी उससे पूछती है, क्या बात है, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या बताऊं दादी, बहुत काम था इसलिए थक गई। अच्छा ये बताओ, जमींदार और उसकी पत्नी इतना अजीब तरीके से व्यवहार क्यों करते हैं? अजीब तरीके से व्यवहार? अरे तुझे कुछ बोला क्या उन्होंने? नहीं नहीं, कहा तो नहीं, बस मुझे लगा। अरे किस्मत के मारे हैं दोनों। मतलब? अरे मतलब ये कि जमींदार के 2 लड़के और एक बड़ी प्यारी सी बेटी थी। बेटी थी मतलब दादी? बेटी थी मतलब ये कि बहुत साल पहले उसकी नदी में डूबने से मौत हो गई और तब से ही जमींदार और उनकी पत्नी का व्यवहार बदल गया। अच्छा ये बात है। अरे दादी, मैं तो भूल ही गई। ये देखो। वृंदा ने अपनी दादी को वही पायल दिखाई। अरे ये कहाँ से मिली तुझे? ये पायल मुझे मिट्टी खोदते हुए मिली। अच्छा, देखने में तो सोने की लग रही है। हाँ, हम लोग इसे अपने पास रख लेते हैं, क्या पता कब काम आ जाए। हाँ हाँ, चल अब खाना खा ले, तुझे भूख लग गई होगी ना। वृंदा खाना खाकर सोने चली गई। सोने जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर पायल पर पड़ी। उसने पायल पहन ली और वो सो गई। आधी रात का समय हो चुका था। जमींदार और उसकी पत्नी अपने कमरे में सो रहे थे। तभी उन्हें घुंघरुओं की आवाज आई और जमींदार की नींद खुल गई। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है बाहर? क्या हुआ जी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जमींदार कमरे से बाहर आ जाता है। उसे अभी भी पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज की दिशा में चलता हुआ घर के पीछे आ जाता है और उसे वहां पर वृंदा नजर आती है। वृंदा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वृंदा नहीं, शिवानी। शिवानी? हाँ, शिवानी। अब तू नहीं बचेगा, बदला लूंगी मैं अब। बहुत इंतजार किया है मैंने, अब कोई नहीं बचेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे जाने दो, जाने दो। वृंदा हंसने लगती है और फिर उसने जमींदार को हवा में उड़ाकर पास में बने तालाब में डुबो दिया। अगली सुबह वृंदा देर तक सो रही थी। अरे वृंदा, उठ जा, आज तुझे बाजार जाना है बेटा। हाँ दादी, बस उठ ही गई। वृंदा उठकर बाजार जाने के लिए निकलती है। रास्ते में देखती है कि जमींदार के घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। अरे ये क्या हुआ?
जमींदार के घर के बाहर इतने लोग क्यों जमा है? जाकर देखना होगा। वृंदा वहीं खड़ी होकर देखने लगी और पास में ही खड़े एक आदमी से पूछा, क्या बात है काका, ये इतनी भीड़ क्यों लग रखी है? अरे वो जमींदार जी की मौत हो गई कल रात को तालाब में डूबने से। क्या कहा? उनकी मौत हो गई? बहुत बुरा हुआ ये तो। हाँ, अब उनका परिवार बिखर गया। वृंदा वहां से बाजार न जाते हुए अपने घर आ गई। उसे वापस लौटा देखकर उसकी दादी ने कहा, अरे तू इतनी जल्दी क्यों लौट आई? बात क्या है? दादी, वो जमींदार। क्या हुआ जमींदार को? दादी, वो जमींदार की मौत हो गई कल रात तालाब में डूबने से। उनके घर जा रही हूँ, मिलाऊं काकी से, बेचारी बहुत दुखी होगी। हाँ हाँ चली जा, न जाने कितने और दुख देखने लिखे हैं बेचारी की जिंदगी में। वृंदा अपने घर से निकल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर पायल पर पड़ती है और वो उस पायल को पहन लेती है। थोड़ी देर बाद वो जमींदार के घर पहुंचती है। जमींदार की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। काकी, जो होना था वो तो हो गया, अब तुम हिम्मत रखो, सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। वृंदा जमींदार की पत्नी के पास बैठ गई। तभी जमींदार की पत्नी की नजर उसके पैरों में पड़ी पायल पर पड़ी और पायल देखकर जमींदार की पत्नी ने कहा, ये पायल तुम्हें कहाँ मिली? आपकी पायल है क्या ये? आप पहचानती है इस पायल को? आओ मेरे साथ आओ। जमींदार की पत्नी वृंदा को लेकर एक कमरे में आ गई और बोली, ये पायल मेरी बेटी शिवानी की है। शिवानी की? पर ये तो मुझे जंगल में मिली थी। 5 साल पहले की बात है। हमारा परिवार बहुत खुश था। मेरे बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी और घर में बहू आ गई थी। बहू के आने से मेरी बेटी शिवानी बहुत खुश थी। अरे भाभी, आप तो कितनी सुंदर हो और तुम्हारी ये पायल भी बहुत सुंदर है। तुम्हें ये पायल पसंद आई? हाँ भाभी, बहुत अच्छी लग रही है। तो शिवानी, ये तुम ही रख लो ना। अरे नहीं नहीं भाभी, ये तो पायल आपको आपके मायके से मिली होगी ना। नहीं नहीं, तुम रख लो, अब तुम भी तो मेरी अपनी हो। आप बहुत अच्छी हो भाभी। जमींदार के घर में सभी लोग बहुत खुशी से रह रहे थे। फिर एक दिन, अरे ये भाभी किससे बात कर रही है? मुझे देखना होगा। शिवानी पेड़ के पीछे से छिपकर देखने लगती है कि उसकी भाभी किसी और आदमी से बात कर रही थी। बस कुछ दिन और, फिर सारा सामान, गहने, जेवर लूट कर हम यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ सही कहा। अब तुम जल्दी जल्दी अपनी योजना पर काम करो और कोई भी बीच में आए उसे खत्म कर देना। हाँ जरूर। हे भगवान, भाभी की नीयत ठीक नहीं लग रही है। ये तो हमें ही लूटना चाहती है। मुझे उन्हें रोकना होगा। शिवानी वहां से घर जाने लगती है कि तभी उसकी पायलों से आवाज आती है और उसकी भाभी की नजर उस पर पड़ जाती है। उसने हमें देख लिया है। तो उसे रोकना होगा। नहीं, अभी नहीं, उसे मैं अपने तरीके से ठिकाने लगाऊंगी। अभी मैं घर जाती हूँ। शिवानी की भाभी उससे जल्दी घर पहुंच गई और जमींदार से बोली, ससुर जी, मैं नदी पर गई थी। वहां पर मैंने शिवानी को किसी के साथ देखा। ये क्या बात कर रही हो बहू तुम? किसके साथ देखा? पता नहीं, मैं तो नहीं जानती कि वो कौन था, लेकिन वो दोनों जल्दी ही यहाँ से भागने की कोशिश करने वाले हैं। ऐसा है क्या? ठीक है, आने दो शिवानी को, पूछता हूं मैं उससे। आखिर हमारी इज्जत को ऐसे खराब नहीं कर सकती वो। नहीं ससुर जी, अभी तो हमें कुछ भी पक्का नहीं पता। पहले हमें भी पता कर लेना चाहिए। ठीक है, शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं सब पता कर लूंगा। हाँ, वो कल शाम को तालाब के पास फिर मिलने वाली है, तभी आप पकड़ लेना। ठीक है बहू, तुम जाओ।
जमींदार के मन में शक का बीज बोकर बहू वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद जब शिवानी घर पहुंची तब जमींदार ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, कहाँ गई थी तुम? शिवानी कोई जवाब देती कि उसने देखा कि उसकी भाभी वहीं आसपास ही घूम रही है, तो उसने अपने पिताजी को इस वक्त बताना जरूरी नहीं समझा और कहा, कहीं नहीं, बस नदी तक घूमने गई थी। ठीक है, जाओ। शिवानी के जवाब को सुनकर उसके पिताजी का शक उसके लिए और भी गहरा होने लगा। अगली सुबह शिवानी की भाभी शिवानी के पास आई और बोली, क्या बात है शिवानी, तुम कल से मुझसे बात नहीं कर रही हो? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे पता है तुमने सब कुछ सुन लिया है। तो भाभी, फिर अभी तक तुम यहाँ क्यों रुकी हुई हो? मेरी मजबूरी है और मुझे लगता है कि तुम मेरी बात को समझोगी। एक बार मेरी बात को सुन तो लो। ठीक है, बताओ क्या बात है? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। शहर में उनके इलाज के लिए ढेर सारे पैसों की ज़रूरत है और जिसे तुमने मेरे साथ देखा था वो मेरा भाई है। मैं उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे देने वाली थी आज शाम को। तो ये बात तुम सबको बता सकती हो भाभी? नहीं बता सकती। तुम जानती तो हो सासू माँ और ससुर जी को। वो मुझे वैसे ही ताना मारते हैं कि मैं बहुत कम दहेज लाई हूँ, उनसे पैसे नहीं मांग सकती मैं। ठीक है, तो अब क्या करने वाली हो तुम? मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, आज शाम को तुम मेरे भाई तक इन्हें पहुंचा देना। मैं आज घर में पूजा में व्यस्त रहूंगी। ठीक है, मैं आपकी बातों पर भरोसा कर रही हूँ, यही बात सच होनी चाहिए। हाँ शिवानी, तुम चिंता मत करो। शिवानी अपनी भाभी की बातों में आ चुकी थी और शाम के समय वो अपनी भाभी के पैसों से भरा थैला लेकर नदी के पास जाने लगी। शिवानी के जाते ही उसकी भाभी जमींदार के पास गई और बोली, ससुर जी, मैंने अभी शिवानी को घर से बाहर जाते देखा। वो बहुत सारे पैसे भी लेकर गई है। अब इस लड़के की खैर नहीं, ये तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर ही मानेगी। जमींदार गुस्से में अपने दोनों बेटों के साथ घर से बाहर निकल गया और अब तक शिवानी नदी के पास पहुंच चुकी थी। उसे वहां पर वही आदमी खड़ा मिला। आपके लिए भाभी ने पैसे भेजे हैं, आपकी माँ का इलाज करवा लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी मजबूरी को समझा। आपका ये कर्ज हम कैसे चुकाएंगे? अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। शिवानी उस आदमी से बातें कर ही रही थी कि तभी जमींदार और उसके बेटे वहां आ गए। उस आदमी ने ये देखकर शिवानी का हाथ पकड़ लिया और बोला, सच में हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। अरे अरे बस कीजिए आप, अब मुझे घर जाना होगा। उसी वक्त जमींदार शिवानी के पास आया और उसे थप्पड़ मारकर बोला, कौन सा घर है तेरा जिस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी हो, उस घर में लौट कर आओगी अब तुम? क्या बात कर रहे हैं आप पिताजी? इज्जत, मिट्टी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अब भोली बनने का नाटक कर रही हो। तुम इसके साथ भागने की कोशिश कर रही हो ना? नहीं पिताजी, मैं तो इन्हें जानती भी नहीं, वो तो भाभी। अब तेरी देवी जैसी भाभी पर इल्जाम लगाएगी तू? पिताजी आप गलत समझ रहे हैं, मैं इस लड़के को नहीं जानती। शिवानी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? हम दोनों ने साथ में जीने मरने की कस्में खाई हैं। ये सब क्या कह रहे हो तुम? मैं तो जानती नहीं तुम्हें। अगर जानती नहीं तो फिर तुमने मुझे पैसे क्यों दिए हैं? अपने पिताजी की आंखों में धूल क्यों झोंक रही हो? तुम अब पीछे हट रही हो। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। वो आदमी पैसों से भरा थैला वहीं छोड़कर चला गया और जमींदार शिवानी पर गुस्सा होने लगा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरी आज़ादी का ये फायदा उठाया, मेरे भरोसे को तोड़ा है। आज के बाद मेरे लिए तुम मर गई हो। अपने पिताजी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शिवानी की आंखों में आंसू आने लगे। वो कुछ कहती तभी जमींदार ने अपनी तलवार खींचकर शिवानी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। ऐसी बेटी होने से अच्छा है मैं बेटी के बिना रह लूं। बहा दो इसकी लाश को नदी में। शिवानी को बिना किसी गुनाह के सजा मिली और उसकी भाभी उसी आदमी से मिलने पहुंची। तुमने कहा था ना
कि कोई भी रास्ते में आए तो उसे हटा देना है। हाँ सही कहा, चलो अब जल्दी से हम भी यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, आज रात तुम इसी नदी पर मेरा इंतजार करना। शिवानी की भाभी वहां से चली गई और रात के समय वो सारा सामान समेट कर घर से निकलने लगी। तभी उसे आंगन में पायल पड़ी हुई दिखाई दी। अरे मेरी पायल यहाँ कैसे आ गई? वो बेवकूफ शिवानी अगर अपना दिमाग थोड़ा भी चला लेती तो बच जाती। खैर, मेरी पायल तो वापस मिल गई। उसने वो पायल उठा ली और घर से बाहर जाने लगी कि तभी उसके हाथ में वो पायल जलने लगी और उसने वो पायल दूर फेंक दी। अपनी पायल लो भाभी। मर गई, तुम्हें भी मरने के बाद पता चल जाएगा। शिवानी के इतना कहते ही वो पायल हवा में उड़ने लगी और उसने भाभी की गर्दन दबोच ली। थोड़ी ही देर में शिवानी की भाभी की जान चली गई और नदी पर खड़ा वो आदमी अभी भी उसके आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वहां पर पहुंच गई वो पायल। और कितनी देर लगेगी उसे आने में? कब तक आएगी वो? कहीं उसका मन तो नहीं बदल गया? उसने मुझे छोड़ तो नहीं दिया? नहीं, उसने दुनिया ही छोड़ दी है। कौन है? कौन है? तुम्हारी मौत। तुम लोगों की वजह से मेरी जान गई। तुम लोग कैसे जिंदा रह सकते हो? मुझे माफ कर दो। नहीं, अब कोई माफी नहीं, सीधा फैसला होगा। शिवानी के इतना कहते ही उस पायल ने उस आदमी की गर्दन भी दबोच ली और वो आदमी भी मर गया। अगली सुबह जमींदार के घर में बहू की लाश देख सभी लोग चौंक उठे। पास में ही पायल पड़ी हुई थी। उस पायल को जमींदार ने जंगल में जमीन में दफन कर दिया और वही पायल आज वृंदा के पास थी। तुमने उस पायल को निकाल लिया और शायद इसीलिए ही शिवानी ने अपना बदला ले लिया। इसका मतलब ये सब मेरी वजह से हुआ? नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मेरी बेटी निर्दोष थी, उसकी हत्या हुई है। उसे तो बदला लेना ही था। अब उसका बदला पूरा हो चुका होगा। अब वो शांति से रहेगी, जहाँ भी जाएगी शांति से जाएगी। गलती हमारी ही थी जो हमने सच्चाई जाने बिना ही उसके साथ अन्याय किया था। ये पायल आपकी अमानत है, आप इसे अपने पास रखें। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, लेकिन तुम ये सब किसी से मत कहना। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी पर कोई भी उंगली उठाए। आप चिंता मत कीजिए काकी, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूंगी। वृंदा ने वो पायल जमींदार की पत्नी को दे दी और वहां से अपने घर लौट आई। उसे खुशी थी कि उसकी वजह से शिवानी की आत्मा को अब शांति मिलेगी। वो अपना बदला पूरा कर सकी।